तो अगला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के बारे में बता दूं, राइट। चैप्टर के बारे में ये बता दूं, ये चैप्टर आज से कुछ साल पहले लोग ऐसे देखा करते थे, सरफेस केमिस्ट्री कुछ नहीं है। लेकिन पिछले 4-5 साल से, और एम्स में तो हमेशा ही आता था, पिछले 4-5 साल से इस चैप्टर ने धूम मचा रखी है। और लास्ट ईयर इसने क्या धूम मचाई वो आप देख सकते हो। मतलब यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयनिक जैसे चैप्टरों से 2-2 सवाल नहीं आए, ये भाई ने छोटे चैप्टर ने, मतलब इतना छोटा चैप्टर इसलिए, तो आप समझ सकते हैं अभी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चल रहा है, अभी जो एग्जाम का ट्रेंड है उसके हिसाब से। सो द नंबर 1, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, ये चैप्टर बहुत छोटा है और इसका जो स्वभाव है वो है थ्योरी का। हर चैप्टर का अपना एक नेचर होता है, हर कंसेप्ट का, हर चीजों का अपना एक नेचर होता है। तो इसका जो नेचर होता है वो है थ्योरी का, मतलब इसमें आपको बहुत सारी थ्योरी मिलेगी, चीजों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये फिजिकल केमिस्ट्री में है तो प्योर थ्योरी नहीं है, थ्योरी प्लस कंसेप्ट है, और कंसेप्ट से उन्हें समझना आसान हो जाता है। थर्ड थिंग, सरफेस केमिस्ट्री जो है वो आसान चैप्टर तो है ही सही, और अभी एग्जाम के हिसाब से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मुझे आप सबका पूरा ध्यान चाहिए। और ये गलती से नहीं सोचना है साहब ये थ्योरी हम पढ़ लेंगे, मतलब मुझे तो याद है अपन जब ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते थे लास्ट लाइफ, तुम कहते यार पढ़ लेंगे सर, बट इस थॉट से इसे नहीं पढ़ना। इज दिस क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट सरफेस केमिस्ट्री। शुरू करें क्या सरफेस केमिस्ट्री? ऑलराइट बच्चों, आप सब स्कूल जाया करते थे, याद करो वो दिन जब आप स्कूल जाया करते थे और आपके सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट था एसएसटी का, याद आया? एसएसटी का याद आया? तो वो जो सब्जेक्ट था, हाँ, बहुत सारे बच्चों को बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहता होगा वो। तो उसमें आप पढ़ते थे कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन की आप डेफिनेशन पढ़ा करते थे, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। याद है क्या? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऐसा ही आपने कुछ पढ़ा होगा, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से होंगे उन्होंने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, that is to the people, by the people and for the people. Yes or no? Exactly yes बेटा, बहुत अच्छे, सिविक्स में बहुत अच्छे, क्या बात है, आप सबकी यादें ताजा हो गई। तो जैसा आपने वहां पढ़ा था, तो सेम डेफिनेशन यहां पर है, और वो ये है सरफेस केमिस्ट्री का, क्या? टू द सरफेस, बाय द सरफेस, फॉर द सरफेस। मतलब अगर कोई मुझसे कहे सरफेस केमिस्ट्री क्या है, तो मैं एक लाइन में कहूंगा, और वो ये, सरफेस केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जहां हम सारी चीजें पढ़ते हैं, टू द सरफेस, बाय द सरफेस, टू द सरफेस, बाय द सरफेस एंड फॉर द सरफेस। मतलब इस चैप्टर में आप जितनी सारी बातें करने वाले हैं, जितनी कहानी, जितना कुछ पढ़ने वाले हैं, वो सब सरफेस से रिलेटेड ही होने वाले हैं। बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा बिना साफ किए पंखा कैसे साफ करें। मैं आपको सिखाऊंगा बिना साफ किए पंखा कैसे साफ करें। क्या सिखाऊंगा? बिना साफ किए पंखा कैसे साफ करें। तो बच्चे जो कोटा में रहते हैं उनके पंखे अक्सर गंदे रहते हैं, और वो कैसे बिना साफ किए जा सकते हैं? अरे यार, थ्योरी है ना, उसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, बट इसका क्या एप्लीकेशन वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री मैंने आपको एक लाइन में कहा, टू द सरफेस, बाय द सरफेस, फॉर द सरफेस, यही है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो सरफेस केमिस्ट्री तो अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट? बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम हमारे सिलेबस के हिसाब से केवल पढ़ते हैं 3 चीजें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, और जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा पढ़ने का जो अप्रोच होगा वो होगा सवालों से। मतलब एडजॉर्प्शन, तो आपके मन में ढेर सारे सवाल आ गए, एडजॉर्प्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या फैक्टर एंड ऑल दैट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड्स, कोलाइड क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कितने टाइप का होता है एंड ऑल दैट। इन द सेम वे फिर हम पढ़ेंगे कैटालिसिस, और जब ये तीनों टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इन्हीं सवालों के माध्यम से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सरफेस केमिस्ट्री विद द टॉपिक एडजॉर्प्शन। जब भी कभी नया चैप्टर शुरू होता है तो उसमें शुरू में नए नए शब्द होते हैं, और सरफेस केमिस्ट्री तो है ही नए शब्दों का चैप्टर। हर दिन हर वक्त आपको कुछ नए शब्द मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म जो हमारे सामने है वो है एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एडजॉर्प्शन क्या होता है। जब आप सीख जाओगे एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा एडजॉर्प्शन क्यों होता है, और जब सीख जाओगे एडजॉर्प्शन क्यों होता है तो मैं सिखाऊंगा एडजॉर्प्शन कैसे होता है, और फिर कितने टाइप का होता है, और फिर कितने फैक्टर्स हैं जिनसे एडजॉर्प्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो व्हाट इज एडजॉर्प्शन? मैं एक लाइन में कहूं तो एडजॉर्प्शन को ऐसे कहूंगा, सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना, यही एडजॉर्प्शन कहलाना।
सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना, यही एडजॉर्प्शन कहलाना। इमेजिन करिए हमारे सामने ये एक सॉलिड बॉडी, राइट? ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये कोई मेटल है या कोई भी सॉलिड है, आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। ये हमारे सामने एक सॉलिड बॉडी। सरफेस केमिस्ट्री यहां पर दो वर्ड्स को कहता है। सबसे पहला वर्ड आता है सरफेस। ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये आउटर बाउंड्री, इसे हम लोग बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस। और आउटर बाउंड्री के अलावा जो बाकी का हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं बल्क। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री इन्हीं शब्दों में बात करता है। तो जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होता है सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना। गैसेस के मॉलिक्यूल जो पहले ऊपर मंडरा रहे थे, इस सॉलिड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होके आए और इसकी सरफेस पे अटैच हो गए, यही है एडजॉर्प्शन। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज एडजॉर्प्शन? अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सरफेस and retention on the surface. Not only attraction, not only retention. Attraction and then retention on the surface only is known as adsorption. Adsorption क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया ये एडजॉर्प्शन होता है। जब एडजॉर्प्शन होता है तो यहां पे दो टर्म है, एक है एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट। ये कुछ ऐसा है, जब आपने सॉल्यूशन पढ़ा था तो वहां पर एक शब्द था सॉल्यूट और दूसरा था सॉल्वेंट। जो घुल रहा है सॉल्यूट, जिसमें घुल रहा है सॉल्वेंट। इन द सेम वे जो एडजॉर्ब हो रहा है एडजॉर्बेट, सॉल्यूट, जिसमें एडजॉर्ब हो रहा है एडजॉर्बेंट, जिसमें घुल रहा है सॉल्वेंट। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जो एडजॉर्प्शन होता है उसमें कोई एडजॉर्बेट तो कोई एडजॉर्बेंट होता है, कोई एडजॉर्ब हो रहा होता है तो किसी पर एडजॉर्ब हो रहा होता है। पंखा जो कि एडजॉर्बेंट है, धूल जो कि एडजॉर्बेट है, धूल पंखे की सरफेस पे चिपक जाती है, यानी कि जो धूल है वो एडजॉर्बेट है। धूल जो कि एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेंट जिस पर एडजॉर्प्शन हुआ है। जब एडजॉर्प्शन होता है उस पे कोई एडजॉर्बेट तो कोई एडजॉर्बेंट होता है। बच्चों, एडजॉर्बेंट हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे। पंखा, फैन का जो सरफेस है वो अपने आप एक एडजॉर्बेंट है। बट केमिस्ट्री में कुछ कॉमन एडजॉर्बेंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। इट्स लाइक मैंने कहा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जैसे मैंने बोला बच्चों के मन में आ जाता है पानी, तो सॉल्वेंट बोलने से पानी आ जाता है। इन द सेम वे एडजॉर्बेंट बोलने से भी आपके मन में कुछ कॉमन एडजॉर्बेंट आ जाने चाहिए, लाइक पैलेडियम, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड चारकोल, स्टार्च, गम अरेबिया एंड एग एल्ब्यूमिन। ये सब कुछ फेमस एडजॉर्बेंट है। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में दो शब्द हैं, एक है एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट इन जनरल जब मैं कहूंगा तो आपके दिमाग में आएगा कोई मैटर। वैसे तो हमारे आसपास बहुत सारे एडजॉर्बेंट हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट? जो एडजॉर्बेंट होता है उसी की सरफेस पर एडजॉर्प्शन होता है। बच्चों, एडजॉर्प्शन से मिलता जुलता कुछ और भी शब्द होता है, जैसे एक है एब्जॉर्प्शन। जब होता हो एडजॉर्प्शन यानी सरफेस पर ऐड हो गया, लेकिन जब होता हो एब्जॉर्प्शन यानी कि बल्क में पहुंच गया। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ओनली सरफेस है तो वो एडजॉर्प्शन है, ओनली बल्क है तो वो एब्जॉर्प्शन। लाइक जो डायग्राम अभी आपको नजर आ रहा ये एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो बल्क में है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कभी एब्जॉर्प्शन होता है उसके पहले एडजॉर्प्शन होता है, यानी द मोस्ट केसेस जो देखने में हमें मिलता है वो ये वाला, जिसमें मॉलिक्यूल एडजॉर्ब भी होते हैं और मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब भी होते हैं। जब दोनों हो रहा हो उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। केवल सरफेस पर एडजॉर्प्शन, केवल बल्क पर एब्जॉर्प्शन, जब हो रहा हो दोनों एब्जॉर्प्शन। कभी कभी ऐसा होता है जो मॉलिक्यूल सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, ड्यू टू सम रीजन वो वहां से निकलने लगता है। जैसे ये सॉलिड की बॉडी है, उसके सरफेस पर गैसेस के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब है। ये गैसेस के मॉलिक्यूल यहां से निकल गए कुछ ऐसे, यहां से निकल गए कुछ ऐसे, यहां से निकल गए कुछ ऐसे। तो जब मॉलिक्यूल्स जो कि एडजॉर्ब है उनका रिमूवल होता है उसे हम लोग कहते हैं डिसॉर्प्शन।
सो राइट नाउ वी हैव 4 न्यू वर्ड्स। सबसे पहला शब्द हमारे सामने है एडजॉर्प्शन, दूसरा शब्द हमारे सामने है एब्जॉर्प्शन, तीसरा शब्द हमारे सामने है, कोई बोल पाएगा, जॉर्प्शन, और चौथा शब्द हमारे सामने है डिजॉर्प्शन। केवल सरफेस पर होता हो एडजॉर्प्शन, केवल बल्क पर होता हो एब्जॉर्प्शन, जब दोनों ही होता हो जॉर्प्शन, जब रिमूवल होता हो डिजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन है उसमें दो नए शब्द हमने सीखे, एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेंट। कोई एडजॉर्ब हो रहा है तो किसी पर एडजॉर्ब हो रहा है, ये कुछ ऐसा है, कोई घुल रहा है तो किसी में घुल रहा है, कोई एड्सॉर्ब हो रहा है तो किसी में एड्सॉर्ब हो रहा है। क्लियर बच्चों? जो एडजॉर्प्शन है, जो एब्जॉर्प्शन है, उन दोनों में अंतर होता है। इसे ऐसे समझते हैं, कभी आपका कमरा, इमेजिन करो आप कोटा में हो, इमेजिन करो, और आपका कमरा है, क्योंकि अभी आप घर में हो तो घर में पंखा साफ ऐसा मान लेते हैं, बट इमेजिन करो आप कोटा में हो और आपको पंखा साफ करने का समय नहीं मिलता, तो आपका पंखा गंदा है। अब पंखा कैसे गंदा होता है जरा वो सुनिएगा। पंखा कैसे, इमेजिन करो आप पहली बार रूम में आए, अब रूम का जो पंखा है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल शाइन कर रहा है, राइट? तो धीरे धीरे क्या होता है, उस पर धूल चिपकना शुरू होती है, तो पंखे पे धूल चिपकना स्टार्ट होती है। अब पंखे पे धूल कैसे चिपकती है सुनिएगा। शुरुआत में पंखा बहुत जल्दी 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 गंदा होता है, लगता है पंखा गंदा हो गया। फिर क्या होता है, एक सप्ताह के बाद या 2 सप्ताह के बाद, डिपेंड्स कहां कैसी धूल है, कुछ समय के बाद लगता है जो पंखा है ना, उसका गंदा होने का जो रेट है वो कम हो गया। मतलब जब बिल्कुल नीट एंड क्लीन था तो पंखा बड़ी तेजी से गंदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ कि पंखे का जो गंदे होने का रेट है वो कम होने लगा। फिर एक समय ऐसा आता है, लगता है अब पंखा और गंदा नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम उसमें गंदगी जमा हो चुकी है, मतलब हो चुका है वो सैचुरेशन पॉइंट। तो जो एडजॉर्प्शन होता है, जो पंखे का गंदे होने का रेट होता है, शुरू में फास्ट होता है, धीरे धीरे स्लो होता है, एक समय के बाद लगता है अब और गंदा नहीं होगा। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि पंखे में गंदगी जमते जमते एकदम फ्लोर तक आ जाए, इतना गंदा तो कभी नहीं होता है ना। तो जो पंखे पे धूल चिपक रही है उसकी एक मैक्सिमम पॉइंट, मतलब जो एडजॉर्प्शन एक मैक्सिमम लेवल तक जाता है, तो इसे अपन ऐसे कहते हैं बच्चों, जो एडजॉर्प्शन है जब वो होता है तो शुरू में उसका जो रेट है वो ज्यादा होता है, और जो एब्जॉर्प्शन है उसका जो रेट है वो यूनिफॉर्म चलता है। एडजॉर्प्शन जब होता है तो उसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा रेट होता है और धीरे धीरे जो रेट है वो कम होने लगता है। एडजॉर्प्शन प्रारंभ में, स्टार्टिंग में बहुत तेज होता है और धीरे धीरे स्लो होने लगता है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म रेट से चलता है। मतलब अगर कभी पार्टिकल्स को बॉडी के अंदर जाना है तो यूनिफॉर्म रेट से जाते हैं। ऐसा क्यों, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैं कुछ ही देर में आपको भी मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन बताऊंगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजॉर्प्शन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन क्यों होता है। जब मैं आपको बताऊंगा एडजॉर्प्शन क्यों होता है तो आप वहां समझ पाओगे कि आखिर एडजॉर्प्शन के पीछे की वजह क्या है। जब वजह को समझोगे तब समझोगे क्यों शुरू में तेज होता है, धीरे धीरे उसका रेट कम होता है। क्लियर? तो जैसा मैंने कहा, जो एड्सॉर्प्शन है केवल सरफेस पे है, जो एब्जॉर्प्शन है थ्रू आउट द बल्क है। जो एड्सॉर्प्शन है वो शुरू में फास्ट, धीरे धीरे कम, और एक समय के बाद उसमें सब कुछ थम सा जाता है, लगता अब पंखा गंदा होना बंद हो गया, दैट इज इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो यूनिफॉर्म रेट से चलता है। ऐसा क्यों होता है मैं कुछ ही देर में बताता हूं। जो एड्सॉर्प्शन है वो एक सरफेस फिनोमिनन है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो थ्रू आउट द बॉडी होता है, राइट? एड्सॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है और जो एब्जॉर्प्शन वो एक स्लो प्रोसेस है। जैसे मैकेनिज्म बताऊंगा आप इन सभी बातों को ऑटोमेटिक समझ जाओगे। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री, उसमें पढ़ रहे हैं एड्सॉर्प्शन। मैंने कहा एड्सॉर्प्शन क्या होता है। यहां पर एक शब्द आता है, एक टर्म आता है, दैट इज ऑक्लूजन। वैसे तो सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना एड्सॉर्प्शन कहलाना, लेकिन जब कभी गैसेस का एड्सॉर्प्शन होता है मेटल की सरफेस पर, उसके लिए एक नया वर्ड ऑक्लूजन इस्तेमाल होता है। मतलब इन जनरल आप एड्सॉर्प्शन कह सकते हो, इन जनरल आप एड्सॉर्प्शन कह सकते हो, बट ओनली इन द केस ऑफ, एक सेकंड बेटा यार, एक सेकंड होल्ड करिएगा, है ना।
ऑलराइट, तो मैं कह रहा था कि जो एड्सॉर्प्शन है जब कभी मेटल के सरफेस पे होता है उसे बोलते हैं ऑक्लूजन। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेशन की मैकेनिज्म पढ़ी हो, या अगर कभी ऐसा आपने वर्ड सुना उसमें ऐसा लिखा होता है क्या, हाइड्रोजन इज ऑक्लूडेड, is occluded on the surface of platinum, palladium and Raney nickel, अगर आपने सुना हो तो। So why there is word occluded? उसके पीछे वजह यही है कि जब गैसेस मेटल की सरफेस पे एड्सॉर्ब होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्लूजन। Only in that case we use term occlusion. Is this clear? Alright. तो मैंने आपसे कहा एड्सॉर्प्शन क्या होता है। अभी बात ये चल रही है कि हाँ साहब एड्सॉर्प्शन होता है, हाँ ये सच है कि पंखे पे धूल चिपकती है। सवाल है आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों एड्सॉर्प्शन होता है। हम सबको सच्चाई पता है, बिना वजह की कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे होने की एक ड्राइविंग फोर्स, एक वजह होता है, एड्सॉर्प्शन भी होने का वजह। वो क्या वजह है जरा सुनिएगा ध्यान से। इमेजिन करो हमारे सामने ये जो सॉलिड बॉडी बनी है, दिस इज एडसॉर्बेंट। क्या है ये, एडसॉर्बेंट। और ऊपर यहां पर ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स हैं ये, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, राइट। अभी ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर अपनी आजादी से इधर उधर भटक रहे हैं, मंडरा रहे हैं, सब कुछ इनके जीवन बढ़िया चल रहा है, राइट। जैसे ही एडसॉर्बेंट आया तो एडसॉर्बेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एडसॉर्बेंट है और ये है एडसॉर्बेंट का बल्क का मॉलिक्यूल। जो बल्क में है, जो बॉडी के अंदर है, ये जो मॉलिक्यूल है हर तरफ से इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से घुरा हुआ है। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है इस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इक्विलिब्रियम नेचर पर है। जैसा कि आप सब जानते हैं दुनिया में हर चीज स्टेबल होना चाहती है, और स्टेबल होने के कई रास्ते होते हैं, कभी एनर्जी को मिनिमाइज करके, तो कभी इक्विलिब्रियम को अपना के, तो कभी न्यूट्रलिटी को अपना के, तो कभी किसी और रास्ते पे चल के। ये जो बल्क का मॉलिक्यूल है जिस पर नेट फोर्स जीरो है, जो कि इक्विलिब्रियम पर है, खुद को नसीब मानता है, खुश नसीब मानता है, उसे लगता है कि मैं इक्विलिब्रियम पर हूं। लेकिन उसी के जैसा एक मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है, जिस पर अट्रैक्शन कई डायरेक्शन से है, लेकिन फिर भी इस मॉलिक्यूल पे जो एफ नेट है वो जीरो नहीं है। इस मॉलिक्यूल पे कुछ ना कुछ रेसिडुअल फोर्स है। ये मॉलिक्यूल पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम पर नहीं है, मतलब ये उतना खुश नसीब नहीं जितना बल्क वाला मॉलिक्यूल है। उसे भी अधिकार है खुश होने का, उसे भी अधिकार है बाकी मॉलिक्यूल की तरह होने का, उसे भी अधिकार है खुद को स्टेबलाइज करने का। ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर है, जिस पर रेसिडुअल फोर्स है, जिस पर सरफेस का स्ट्रेन है, इसे हम कहते हैं सरफेस का स्ट्रेन। स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन। ये जो सरफेस का स्ट्रेन है, इसी वजह से ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर जिसकी वजह से इसके ऊपर तनाव है, वो खुद को स्टेबलाइज करना चाहता है। और खुद को स्टेबलाइज करने के लिए दो रास्तों को अपनाता है। सबसे पहला रास्ता क्या है, स्टेबलाइज करना है, यानी कि एफ नेट को जीरो करना है। स्टेबलाइज करना है यानी कि एफ नेट को जीरो करना है। एफ नेट को जीरो करने के लिए वो दो रास्तों को अपनाता है। देखते हैं कौन सा रास्ता अपना पाता है। सबसे पहला रास्ता ये है, ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये सारे अट्रैक्शन को तोड़ के, सभी मोह माया को छोड़ के, सरफेस को छोड़ के ऊपर चला जाए। ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये सभी अट्रैक्शन को तोड़ के, सारा मोह माया छोड़ के, सरफेस को छोड़ के ऊपर चला जाए, ऐसा भी एक रास्ता ये अपना सकता है। पर क्योंकि ये लिक्विड नहीं, ये सॉलिड है, इसलिए इस रास्ते को अपना नहीं पाता है। एफ नेट हमें जीरो करना है, हर तरफ से इक्वल फोर्स लगाना है, या तो इक्वल फोर्स हो या तो फोर्स ही ना हो। ये अगर लिक्विड होता, हाँ, तो बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी सरफेस छोड़ के चला जाता। पर बच्चों ये सॉलिड है, सॉलिड है यानी कि मॉलिक्यूल पास पास है, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये सरफेस का मॉलिक्यूल जिस पे स्ट्रेन है, जिस पे रेसिडुअल फोर्स है, ये चाहते हुए भी सरफेस को छोड़ के नहीं जाएगा और ये ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन वहीं पर ये दूसरा रास्ता अपनाता है, जरा क्या देखिएगा। इमेजिन करो ये वही सॉलिड है, ये वही मॉलिक्यूल है जिसके सरफेस पे स्ट्रेन है। ये सभी मोह माया को छोड़ के ऊपर नहीं जा सकता।
तो ये दूसरा रास्ता अपनाता है, अपने ऊपर मौजूद जो गैसियस के मॉलिक्यूल हैं उनको अपनी ओर बुलाता है, बोलता है भैया इधर आ। ये सारे गैसेस के मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं जिसके पास स्ट्रेन है। जैसे ही मॉलिक्यूल इसकी तरफ ये अट्रैक्ट होके आते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल है उसकी सरफेस पे जाके अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के पीछे का लॉजिक है कि अब इस पे इधर से भी अट्रैक्शन हो गया, अब हर तरफ से अट्रैक्शन फोर्स इक्वल होने लगा, तो जो एफ नेट है वो 0 हो गया, यानी कि अब ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है ये स्टेबलाइज हो गया। बच्चों, एडसॉर्प्शन होता है, सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना, यही एडसॉर्प्शन होता है। एडसॉर्प्शन जब होता है इस वजह से होता है क्योंकि सरफेस पे स्ट्रेन है, रेसिडुअल फोर्स है, इसी वजह से एडसॉर्प्शन होता है। सर वो मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के क्यों नहीं चला गया जैसा लिक्विड में होता था? लिक्विड में मॉलिक्यूल सरफेस छोड़ के जाता था क्योंकि वहां जाना आसान है, क्योंकि उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी, क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की तुलना में कमजोर था। लेकिन ये सॉलिड है, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ये मॉलिक्यूल चाहते हुए भी सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकता, इसीलिए ये बाकी मॉलिक्यूल को अपनी ओर बुलाता है और अट्रैक्ट और रिटेंशन कराता है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब ये सरफेस का मॉलिक्यूल गैसियस मॉलिक्यूल्स को अपनी ओर बुलाता है तो वहां पे अट्रैक्ट हुआ है कि रिपल हुआ है? वो जो गैसियस के मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हुए हैं कि रिपेल हुए? वहां पे अट्रैक्शन हुआ है कि रिपल्शन हुआ है? अट्रैक्शन। ऑलराइट, एक बात बताओ, जब अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनने वाली सिचुएशन आती है कि बॉन्ड टूटने वाली सिचुएशन आती है? जब अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनने वाली सिचुएशन आती है कि बॉन्ड टूटने वाली सिचुएशन आती है? क्या बात है, बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन आती है। एक बात बताओ, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है कि एब्जॉर्ब होती है? बोलो बच्चों, बहुत सही जवाब दिया, एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जब एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड दैट्स व्हाई जो एड्सॉर्प्शन है उसका जो डेल्टा एक्स वो नेगेटिव है। याद रखिएगा, एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एड्सॉर्प्शन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जब एड्सॉर्प्शन होता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। बच्चों मेरा अगला सवाल आप सबसे है, जरा सुनिएगा ध्यान से। एक बात बताओ, जब एड्सॉर्प्शन हो रहा था, राइट, जब कुछ कुछ चीजें मिटा देता हूं ताकि जो लिखा है वो, जब एड्सॉर्प्शन हो रहा था, राइट, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो रहे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो गैसेस के मॉलिक्यूल आके एड्सॉर्ब हो रहे थे, आप मुझे बताओ उनकी एंट्रोपी घट रही थी कि बढ़ रही थी? गैसेस के मॉलिक्यूल पहले फ्री फॉर्म में थे, इधर उधर भटक रहे थे, अब आके उसकी सरफेस पे अटैच हो रहे हैं, तो उनकी रैंडमनेस कम हो रही है, उनकी एंट्रोपी कम हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं सर जो डेल्टा एस गैस है वो निगेटिव है, उनकी जो एंट्रोपी है वो घट रही। यार एक बात बताओ, एड्सॉर्ब कौन हो रहा है, गैस की मेटल? एड्सॉर्ब कौन हो रहा है, गैस की मेटल? गैस। सिस्टम कौन है, गैस। यानी क्योंकि यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो हमारा जो डेल्टा एस गैस है, यानी हमारा डेल्टा एस सिस्टम है, वो कैसा है बच्चों, निगेटिव, राइट। एक बात बताओ, जब ये पंखे पे धूल चिपकती है तो अपने आप चिपकती है, आपसे पूछ के चिपकती है? जब पंखे पे धूल चिपकती है तो अपने आप चिपकती है कि आपसे पूछ के चिपकती है? क्या बात है। तो बताओ ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? स्पॉन्टेनियस है। यार स्पॉन्टेनियस के लिए तो डेल्टा जी होता है वो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। क्या बात है, लेस देन जीरो। यार स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल कैसा होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा एस टोटल कैसा होता है? डेल्टा एस टोटल, स्पॉन्टेनिटी की दो कंडीशन है, एक डेल्टा जी है और दूसरा डेल्टा एस टोटल है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। यानी कि जब एड्सॉर्प्शन होगा जो कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव है और डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है। बच्चे एक बात बताओ, जब पंखे पे धूल चिपकती है तो जीवन भर चिपकती है कि कुछ समय के बाद रुक जाती है? मतलब पंखे पर जो धूल चिपक रही है वो जीवन भर चिपकती है कि कुछ समय के बाद रुक जाती है? धूल का चिपकना कभी रुकता नहीं है। पंखा जब साफ था, पंखा जब साफ था तब धूल बहुत तेजी से चिपकी, जैसे जैसे वो गंदा होता गया उसमें धूल का चिपकना के रेट जो है वो कम होता गया। एक समय ऐसा आता है जब आपको ऐसा लगता है कि पंखा गंदा नहीं हो रहा,
सच में पंखा तब भी गंदा हो रहा, हाँ, लेकिन अब जितना गंदा हो रहा उतना ही बाहर निकल रहा। मतलब अब एड्सॉर्प्शन भी हो रहा और डिसॉर्प्शन भी हो रहा, और जो रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बराबर है। तभी तो सोते सोते बच्चों के सिर पे पंखे से गंदगी गिर जाती है रूम में। तो पंखा इतना गंदा हो जाता है कि अब उसमें जितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसका डिसॉर्प्शन भी हो रहा है, और दोनों में आ जाता है इक्विलिब्रियम। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है, डेल्टा इज इक्वल टू 0, दैट इज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बताया एड्सॉर्प्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया एड्सॉर्प्शन क्यों होता है। जब एड्सॉर्प्शन होता है बिकॉज ऑफ सरफेस स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ रेसिडुअल फोर्स होता है। सवाल है कि जब एड्सॉर्प्शन है, अवनीश ऐसा नहीं बोलते बेटा, जब एड्सॉर्प्शन होता है, जब एड्सॉर्प्शन होता है तो सबसे पहला सवाल एड्सॉर्प्शन क्या होता है, दूसरा सवाल एड्सॉर्प्शन क्यों होता है। क्या आपको दोनों सवाल के जवाब मिले? एड्सॉर्प्शन होता है तो इस वजह से होता है। देखते हैं एड्सॉर्प्शन के कितने एग्जांपल रियल हमारे इर्द गिर्द है। तो ये जो एग्जांपल है आपको एक बार देख लेना है। वाटर एनहाइड्रस CaCl2, ये लिखा है एनहाइड्रस, है ना। तो एनहाइड्रस CaCl2 में जो वाटर है वो होता है एब्सॉर्ब, ओके, और जो वाटर सिलिका जेल है उसमें होता है एब्सॉर्ब। अभी कुछ देर पहले हमने कुछ फेमस एड्सॉर्बेंट के एग्जांपल देखे थे। तो उन फेमस एड्सॉर्बेंट के एग्जांपल में एक बड़ा फेमस एड्सॉर्बेंट था कार्बन चारकोल और दूसरा था सिलिका जेल, राइट। इन द सेम वे जो अमोनिया गैस है वो वाटर में एब्सॉर्ब होती है, लेकिन जो चारकोल है उसमें एब्सॉर्ब होती है। इन द सेम वे अगर आपने वो स्कूल में याद किया हो, स्कूल में चौक हुआ करती थी, है ना। मतलब चौक से आज हम डिजिटल पेन में आ चुके हैं, तो बहुत जल्दी ट्रांजिशन हुआ है। तो याद करो वो दिन जब चौक हुआ करता था। तो जो चौक है, चौक को अगर आप इंक में डुबो दे, राइट, तो मैं आपको आगे चल के जब कोलॉइड पढ़ाऊंगा ना तो इंक की कहानी बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो इंक होता है, इमेजिन करो ये इंक है ना, ये दवात है, ये इंक है, इसमें भरा हुआ है, इस बॉटल भरा हुआ है इंक। तो इंक में क्या होता है, छोटे छोटे इंक के ऐसे पार्टिकल होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं मैं कोलॉइड से बताऊंगा, और साथ में यहाँ होता है वाटर। मतलब वाटर है और इंक के पार्टिकल है। तो जैसे आप इसमें चौक डुबोते हो, है ना, तो जैसे ही चौक डुबोते हैं, ये जो इंक के पार्टिकल है उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब होते हैं। क्या होते हैं? एड्सॉर्ब। तो इंक की सरफेस पे जरा देखिएगा, सॉरी, चौक की सरफेस पे जो इंक है वो एड्सॉर्ब है, लेकिन जो पानी है वो चौक के अंदर पहुंच जाता है, जिसे हम कहते हैं वाटर एब्सॉर्ब हुआ है। यानी इंक जो है वो सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है, लेकिन जो वाटर है वो एब्सॉर्ब होता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब कभी चारकोल को हम मिथाइलिन ब्लू में मिलाते हैं, तो जो मिथाइलिन ब्लू का कलर होता है दैट इज ब्लू कलर, उसमें जो पिगमेंट होते हैं वो चारकोल की सरफेस पे एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और जो डाई है वो हमारा कलरलेस हो जाता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है जिससे हम समझते हैं एड्सॉर्प्शन हमारे आसपास कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों जो एड्सॉर्प्शन है वो एक सरफेस फिनोमिनन है, जो इस वजह से होता है क्योंकि सरफेस पे स्ट्रेन होता है। सवाल है एड्सॉर्प्शन कैसे होता है। एड्सॉर्प्शन के होने के पीछे वजह थी, ठीक है। क्या वजह थी कि एड्सॉर्प्शन इसलिए हो रहा था क्योंकि सरफेस पे स्ट्रेन है। अब इस सरफेस पे कोई एड्सॉर्बेट आके एड्सॉर्ब हुआ, तो जो एड्सॉर्बेट आके एड्सॉर्ब हो रहा है, तो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच में इंटरेक्शन, वो इंटरेक्शन कैसा है कि बेसिस पे डिसाइड होता है कि एड्सॉर्प्शन कैसे कैसे होगा, कितने टाइप का होगा। तो वही आपके सामने लिखा है कि जो एडसॉर्प्शन है वो दो टाइप का होता है। अगर इंटरैक्शन फिजिकल है, मतलब फिजिकल बॉन्ड है, मतलब वॉन डेर वाल्स फोर्स है, तो हम कहेंगे फिजिकल एडसॉर्प्शन। अगर इंटरैक्शन केमिकल है, मतलब कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, तो हम कहेंगे केमिकल एडसॉर्प्शन। मतलब ऐसे इमेजिन करिए हमारे सामने ये एक एडसॉर्बेंट है, राइट, और एक दूसरा एडसॉर्बेंट है। अब ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल आए, आके सिंपली इसकी सरफेस पे अटैच हो गए बिकॉज ऑफ फिजिकल फोर्सेस। सर ये फिजिकल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? फिजिकल फोर्सेस लाइक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। अगर सिंपल वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अटैच है, तो हम लोग इसे कहेंगे भैया ये हो गया फिजिकल एडसॉर्प्शन। क्या हो गया बच्चों? फिजिकल एडसॉर्प्शन। अगर ये जो गैसेस आए इन मेटल के सरफेस के साथ बॉन्ड बनाए, ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जब गैसेस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगते हैं उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल एडसॉर्प्शन। क्लियर? सरल भाषा में सरफेस की तरफ आना, आके चिपक जाना, एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि सरफेस पे स्ट्रेन होता है। जब एडसॉर्बेट एडसॉर्बेंट की तरफ आता है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन
होता है, जैसा इंटरेक्शन होता है उसी के बेसिस पे उनका नाम रखा जाता है। अगर फिजिकल फोर्सेस का इंटरेक्शन है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अगर केमिकल फोर्सेस का इंटरेक्शन है तो केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल फोर्सेस जैसे कि वॉन डर वाल्स फोर्सेस, और जब मैं बोलता हूं केमिकल इंटरेक्शन यानी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और केमिकल बॉन्ड तो आप जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, कोऑर्डिनेट हो सकता है, कई तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन यहां हो सकते हैं। क्लियर? तो अब अपने को समझना है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या अंतर है। बिल्कुल कॉमन सेंस समझिए, मैं आपसे पूछूंगा जवाब देना है ना, मजा आता है इसमें जब आप जवाब देते रहो। यार फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कौन से फोर्स है? फिजिकल फिजिकल में फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कौन से फोर्स है? कौन से फोर्स है? वॉन डर वाल्स फोर्स। यानी वॉन डर वाल्स फोर्स वीक होता है स्ट्रांग होता है? वॉन डर वाल्स फोर्स वीक होता है स्ट्रांग होता है? वॉन डर वाल्स फोर्स वीक होता है स्ट्रांग होता है? वीक होता है। और केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो आप मुझे बताओ फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन में कौन वीक होगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन में कौन वीक होगा? फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन में कौन वीक होगा? फिजिकल। पंखे पे जो धूल चिपकी है तो पंखे और धूल की रिएक्शन हुई है कि धूल केवल सरफेस पे चिपकी है? पंखे पे जो धूल चिपकी है तो पंखे धूल की कोई रिएक्शन हुई है क्या? ना, केवल सरफेस चिपकी है क्या? हाँ, मतलब पंखे पे जो धूल का चिपकना है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है केमिकल एड्सॉर्प्शन है? जो पंखे पे धूल चिपकी है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन है? बोलो बच्चों फिजिकल। क्या बात है। एक बात बताओ, वीक वॉन डर वाल्स फोर्स कहां है? फिजिकल में। वीक कौन है? फिजिकल में। केमिकल बॉन्ड कहां बना है? केमिकल में। यार एक बात बताओ, जब कभी केमिकल बॉन्ड बनता है तो वो कुछ कॉलिजन थ्योरी वगैरह पढ़ी थी आप लोगों ने? कॉलिजन थ्योरी याद है क्या? ये बताओ कॉलिजन थ्योरी कब लगाए हम? जब बॉन्ड बने तब कि जब बॉन्ड नहीं बने तब? कॉलिजन थ्योरी कब लगाए? जब बॉन्ड बने तब ना यार, जब रिएक्शन हो तब ना। तो आप मुझे बताओ कॉलिजन थ्योरी कहां लगाएंगे? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में? कॉलिजन थ्योरी कहां लगाए? फिजिकल एड्सॉर्प्शन में कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में? क्या बात है, केमिकल एड्सॉर्प्शन। एक बात बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता कहां होगी? एक बात बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता कहां होगी? केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्या बात है। एक बात बताओ, वीक अट्रैक्शन कहां है? वीक अट्रैक्शन कहां है? फिजिकल में कि केमिकल में? शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फिजिकल में। एक बात बताओ, जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है अब्सॉर्ब होती है? जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है अब्सॉर्ब होती है? एनर्जी रिलीज होती है, राइट। ये बताओ, ज्यादा अट्रैक्शन तो ज्यादा रिलीज, ज्यादा अट्रैक्शन तो ज्यादा रिलीज, कम अट्रैक्शन तो कम रिलीज। एक बात बताओ, कम एनर्जी कहां रिलीज होगी? कम एनर्जी कहां रिलीज होगी? कम एनर्जी कहां रिलीज होगी? फिजिकल में। ज्यादा एनर्जी कहां रिलीज होगी? केमिकल में, राइट। ओके, एक बात बताओ, कहां रिलीज होगी? केमिकल। बहुत बड़े। आपको मैं फैक्ट बता दूं बेटा, जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है 20 टू 40 किलो जूल होती है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में 80 टू 40 किलो जूल होती है, जो इस बात का प्रूफ है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? एक बात बताओ, ये जो वॉन डर वाल्स फोर्स होता है हर जगह होता है, कहीं होता कहीं नहीं होता? जो वॉन डर वाल्स फोर्स है वो हर जगह होता है कि कहीं होता है कहीं नहीं होता? हर जगह होता है। बहुत बढ़िया। लेकिन जो केमिकल बॉन्ड, लेट्स से मैंने आपके सामने ये बनाया एडसॉर्बेंट। क्या बनाया? एडसॉर्बेंट। इमेजिन करो ये जो एडसॉर्बेंट है इनका नाम ए है। इमेजिन करो वही एडसॉर्बेंट है, वही एडसॉर्बेंट है, लेकिन यहां पे जो मॉलिक्यूल है वो बी है। एक बात बताओ, जो यहां पर इंटरेक्शन एडसॉर्बेंट और ए के बीच में होगा वही इंटरेक्शन एडसॉर्बेंट और बी के बीच में हो, कोई जरूरी है क्या? जो बॉन्ड ए के साथ बना वही बॉन्ड बी के साथ बने, कोई जरूरी है क्या? मतलब कहीं ना कहीं आप इस बात से सहमत हो कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो सिलेक्शन नहीं करता, लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन सिलेक्शन करता है। मतलब अगर अगर एक्स की सरफेस पर वाई का बॉन्ड बनता है तो एक्स की सरफेस पर वाई का वही बॉन्ड बनेगा, जेड का वही बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा तो वो इस चीज का सिलेक्शन नहीं करेगा, वो तो कहीं पर भी हो जाएगा, क्योंकि वो सिंपल वीक बॉन्ड और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है। इज दिस क्लियर? इन द सेम वे बच्चों जरा सुनिएगा ध्यान से, पंखे पे जब धूल चिपकती है, अब आपने जो कॉमन सेंस की बातें बताई ना वो सारे पॉइंट बन के आने वाले। पंखे जब धूल चिपकती है उसे हम साफ कर सकते नहीं साफ कर सकते? पंखे पे जो धूल चिपकी है उसे हम साफ कर देंगे, कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो साफ करने के बाद फिर से धूल चिपकेगी नहीं चिपकेगी? चिपकेगी। अगर मान लो हमने ए और बी का बॉन्ड तोड़ दिया, हमने ए और बी का बॉन्ड तोड़ दिया, इससे हमने ए और बी बना दिया, तो फिर से ए और बी बने, क्या कोई जरूरी है? दुनिया की हर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है क्या?
दुनिया की हर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है क्या? बोलो ना। मतलब जो एड्सॉर्प्शन से बॉन्ड बना है वही फिर से बने कोई जरूरी नहीं है। मतलब जो फिजिकल है वो रिवर्सिबल है, लेकिन जो केमिकल है वो इरिवर्सिबल है। इसमें एनर्जी 20 to 40 होती है, यहाँ 80 to 40 होती है। फिजिकल में हमें एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केमिकल में आवश्यकता है। जो फिजिकल होता है क्योंकि वीक बॉन्ड ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होता है, इसीलिए वो कई लेयर में होता है। मतलब इमेजिन करो ये हमारे सामने एड्सॉर्बेंट है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे जो एड्सॉर्ब है वो एड्सॉर्ब हो गया, तो एक लेयर एड्सॉर्ब होने के बाद एक नई लेयर बनेगी, एक नया सरफेस बनेगा, एक नया स्ट्रेन होगा। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल यहाँ है, अब गैसेस और गैसेस का भी वीक बॉन्ड ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ऐसा कई लेयर बन सकता है। यानी कि जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना सकता है, लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है ऐसा नहीं कर सकता। मतलब अगर बात करें केमिकल की, इमेजिन करो ये एड्सॉर्बेंट है और ये एड्सॉर्बेंट के साथ एक बॉन्ड बनाता है, तो अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट का ये बॉन्ड बना है तो वही बॉन्ड गैस और गैस का बने कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। यानी जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो यूनिलेयर है, लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो मल्टीलेयर है। बच्चों जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ऐसी गैसेस, एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछता हूं, किसे पढ़ाना आसान होगा, जो पढ़ना चाहता है उसे कि जो नहीं पढ़ना चाहता है उसे? किसे पढ़ाना आसान होगा, जो पढ़ना चाहता है उसे, जो नहीं पढ़ना चाहता उसे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो पढ़ना चाहता है उसे। क्या बात है। तो ये बताओ कौन सी गैस जल्दी एड्सॉर्ब होगी, जो अट्रैक्ट होना चाहती है वो कि जो अट्रैक्ट नहीं होना चाहती वो? कौन सी गैस जल्दी एड्सॉर्ब होगी, जो अट्रैक्ट होना चाहती है वो कि जो अट्रैक्ट नहीं होना चाहती वो? जो अट्रैक्ट होना चाहती है। एक बात बताओ, कौन अट्रैक्ट होना चाहेगी, जिसके अंदर अट्रैक्शन वाली क्वालिटी होगी वो कि जिसके अंदर अट्रैक्शन क्वालिटी नहीं होगी वो? कौन जल्दी अट्रैक्ट होगी? ऑब्वियसली जिसके अंदर अट्रैक्शन क्वालिटी होगी। बच्चों आप सब रियल गैसेस पढ़ चुके हैं, आप सब जानते हैं गैसेस का जो अट्रैक्शन का क्वालिटी होता है वो मेजर होता है ए से, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए से। तो जिस गैसेस में जितना ज्यादा ए वाला क्वालिटी होगा, जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा लिक्विफाइबल नेचर होगा, उतना ज्यादा वो जल्दी एड्सॉर्ब होगा। यस और नो? लेकिन जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस गैसेस के साथ बॉन्ड बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, बट इसका नेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेशन नहीं है, पर फिजिकल का रिलेशन क्रिटिकल टेम्परेचर से है। क्योंकि जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी लिक्विफाई होगी, और जो जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी। क्लियर? क्लियर?